नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है अभी अपने क्या चल रहा है, कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है, उसका जागरण चल रहा है। जागरण का मतलब क्या है, MCQ प्लस PYQ एक ये ई बुक है जिसका वीडियो सॉल्यूशन जो है हम कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है लगभग मेरे प्यारे साथियों कितने थर्ड डेज तक कितने थर्ड डेज तक लगभग 350 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट में मैं इस बुक के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये बुक जो है कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है। क्या है? कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है। इसमें ये क्या है, 7 डे टास्क आधारित सीरीज है। मतलब कि इसमें चैप्टर वाइज ना होके डे वाइज बांट रखा है। डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड, ऐसे जो टोटल 7 दिन में जो आपका संपूर्ण सिलेबस है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है कंप्यूटर का, जो किसी भी भर्ती में आ रहा है वो सारा का सारा कवर होगा, जिसके साथ में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद में इसमें 300 से 400 जो है फुल फॉर्म, क्या है, फुल फॉर्म, और उसके बाद में शॉर्टकट की जो कंट्रोल के साथ होती हैं, कंट्रोल के साथ में A to Z वो अलग से दे रखी है। उसके बाद में जो दूसरे कॉम्बिनेशन की, जैसे अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल के साथ मिलकर बनी होती हैं शॉर्टकट की, वो भी मैंने दी है। मतलब कि इस बुक में इतना मैटर है कि आप किसी भी भर्ती के अंदर जो है एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अब देखो, इसकी जो प्राइस है मात्र 30 रुपये। यह एक क्या है, ई बुक है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? ई बुक है। यह आपको PDF के रूप में सेंड की जाएगी, जिसका आप बाद में प्रिंट भी निकाल सकते हो, और प्रिंट निकाल के आप बाइंडिंग करवा के एक ऐसी अपनी खुद की बुक बना लो। 1000 MCQ है इसमें कितने हैं टोटल? 1000 MCQ, जिसमें PYQ प्लस MCQ दोनों का संग्रहण है मेरे प्यारे साथियों। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जिसमें इस बुक से क्वेश्चन बाहर आएगा, ये मेरा आपसे 100% वादा है मेरे प्यारे साथियों। 30 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। प्रिंट भले ही मत निकालो, PDF रखो ट्रेवलिंग के टाइम, या फिर कहीं दूसरी जगह बैठे होते हो, रील्स देखने के बजाय इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। और इसके साथ में मैं आपको फ्री में और क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये जो PDF मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसमें स्टार लगे हुए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। 2 PDF आपको अलग से, मतलब 2 PDF सेंड करूंगा, एक तो बुक की और दूसरी जो प्रैक्टिस सेट वाले स्टार लगे हुए, जहां आप अपने तैयारी को खुद परख सकते हो मेरे प्यारे साथ। तो अब देरी किस बात की है? देरी आपकी खुद की देरी है मेरे प्यारे साथियों। अगर ये बुक नहीं ली तो आप बाद में जरूर पछताओगे, क्योंकि जब एग्जाम में देखोगे कि क्वेश्चन यहीं से आ रखे हैं। 101% है मेरा वादा आपसे, ठीक है ना? चलो भाई, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने 323 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 324। अब देखो, मैं आज इधर उधर की फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करूंगा मैं, ठीक है? अपना पर्सन और पर्सन के बाद सीधा उसका आंसर, क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ इतना कर लिया है कि अब हर एक पर्सन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। 323 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए, मतलब क्या, बहुत एक्सप्लेनेशन हमने देख लिए। अब वो अगर वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको याद है तो अब जो नया क्वेश्चन रहेगा उसी की एक्सप्लेनेशन में करूंगा। बाकी पुराने वीडियो आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको ना मेरे को, ठीक है ना? बार बार किसी को बोलेंगे कि यार प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो मेरा प्रपोजल, तो ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप में जो हुनर है उसको बताओगे तो वो मान जाएगी। समझ गए? देखो, प्रथम प्रश्न जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट, क्या, जब आप कोई भी वेबसाइट को ऑन या ओपन करते हो तो जो फर्स्ट पेज होता है, उस फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं भाई? जो आपको सबसे पहले दिखता है तो उसको या तो बोलते हैं होम पेज, या उसको बोलेंगे इंडेक्स पेज, ठीक है?
और कोई दिक्कत क्या है ऑप्शन में? देखो, फर्स्ट पृष्ठ नहीं बोला जाता है, ये PYQ है, MPSC प्री 2015 में आ रखा है। ठीक है, प्रथम पृष्ठ नहीं, मुख्य पृष्ठ मेन पेज, कई लोग ये ऑप्शन लगा देते हैं कि इसको मेन पेज बोला जाता है, लेकिन मेन पेज नहीं। तो क्या होगा भाई आंसर? ऑप्शन जाएगा आपका होम पेज। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, नेटवर्क टोपोलॉजी नया प्रश्न है, समझ लो। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क का भौतिक स्वरूप, किसी भी नेटवर्क का भौतिक स्वरूप का निर्धारण, मतलब क्या है कि भौतिक स्वरूप मतलब कि आपके पास में मान लो कंप्यूटर है, ठीक है। अब इन कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे? फिजिकली रूप में कैसे कनेक्ट करोगे भाई? वायर्स के द्वारा कैसे, क्या कनेक्ट करोगे? ये कनेक्ट करने का तरीका भौतिक रूप का निर्धारण या भौतिक रूप से जोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। देखो, अब बस वो नहीं है जो किसी की शादी में बाराती बन के जाती हूँ, क्योंकि आपकी शादी तो होगी नहीं। सर जी थे यान क्या बोल रही हो, अब सुगुन बोल रहे होते हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नौकरी नहीं, कोई छोकरी नहीं देगा आपको। पढ़ोगे तो बस में सबसे ज़्यादा आप ही दिखोगे, आप ही बैठोगे सबके आगे। समझ गए मेरी बात को? बस के बाद में बस होता है। फिर एक होती है स्टार, आप स्टार हो क्या? नहीं। दूसरी रिंग, हाँ, रिंग का नाम आते ही आपकी इंगेजमेंट याद आ गई होगी, आपकी सगाई होगी तो रिंग, लेकिन ये दूसरी है रिंग। फिर 4 नंबर है ट्री टोपोलॉजी, 5 नंबर हैं मैश टोपोलॉजी। ये हो गई मैश टोपोलॉजी। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, एक इन ट्री और मैश का दोनों का कॉम्बिनेशन रूप होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको छठा टाइप ही बोलता है। मुख्य रूप से 5 टाइप की होती है। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन, बस खत्म झंझट। नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है बस स्टार रिंग ट्री मैश, बस स्टार रिंग ग्रिड नहीं होता है, हाइब्रिड होता है वो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। ये पूरी व्याख्या दे रखी है, जिसने ई बुक ली है पढ़ लेना। मैं यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगा भाई पढ़ पढ़ के, ठीक है ना। वीडियो में बताऊंगा तो फिर मेरे बुक ये बहुत महंगी पड़ जाएगी, हाँ। क्योंकि एक आपको पता है खर्चा कितना आता है एक वीडियो में? 1000 रुपये का। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इंटरनेट सिस्टम जो होता है कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है भाई? इंटरनेट, भाई जो इंटरनेट आपका है, जो आपका इंटरनेट है वो किस टोपोलॉजी पर कार्य करता है? तो इंटरनेट जो होता है आपका ट्री टोपोलॉजी के ऊपर कार्य करता है भाई। कौन सी? ट्री टोपोलॉजी कैसी होती है? देखो, सबसे ऊपर एक रूट होता है, इसके बाद में उसके चाइल्ड होते हैं अलग अलग ऐसे, ठीक है। फिर मान लो इसके और अलग अलग चाइल्ड हो जाएंगे, ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं, वो ट्री टोपोलॉजी होती है। पेड़ के जैसे अलग अलग ब्रांच बन जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न। अब देखो 327 नंबर, इंटरनेट पर कार्य किया जाता है। इंटरनेट पर केवल सर्किट स्विचिंग, अच्छा ये स्विचिंग नाम आया, नया प्रश्न है। देखो स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग क्या होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा
को भेजने के तरीके को, ठीक है ना भाई। एक नेटवर्क है मेरे पास, मान लो ये नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क से मैं इस नेटवर्क में डेटा भेज रहा हूं। तो कैसे भेज रहा हूं? सारे डेटा एक साथ भेज रहा हूं, या 1 बाय 1 भेज रहा हूं, या पूरा एक साथ भेज रहा हूं, कैसे भेज रहा हूं वो तरीका, ठीक है। अब देखो, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग तथा पैकेट स्विचिंग उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा जो होता है ना सीरियल वे में भेजा जाता है, मतलब एक के बाद दूसरा भेजा जाता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो पूरा पैकेट होता है उसको एक साथ भेजा जाता है, पूरे पैकेट को, ठीक है, पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट पर पूरे डेटा के पैकेट को एक साथ भेजा जाता है, तो क्या होता है, केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करती है, ठीक है। इंटरनेट पर डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होता है, जिन्हें कहा जाता है मेजबान, मतलब कि नाम और पता जहां सेव होता है उसे क्या बोला जाता है भाई। इंटरनेट पर जैसे कि मेरा कंप्यूटर, आज पूरे इंटरनेट से कनेक्शन है भाई, मेरा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, तो इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये इंटरनेट मेरे कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाएगा, एक आईपी एड्रेस होगा भाई, आईपी एड्रेस के नाम से पता चलेगा। तो ये आईपी एड्रेस जो होता है ये कहाँ पर होता है या कौन देता है आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस होता है डीएनएस, एक होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। ये क्या है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो आईपी एड्रेस को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। होगी बात खत्म। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नाम सेवा, डोमेन नाम प्रणाली, डीएनएस फाइल सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये दोनों काटो। डोमेन नाम प्रणाली, सिस्टम का हिंदी अर्थ होता है प्रणाली, न कि नाम सेवा, ठीक है। चलो भाई आगे। नेक्स्ट पर्सन, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। IPv6 देखो, आईपी एड्रेस दो टाइप का था, ठीक है। अब कौन सा, एक तो होता है IPv4 और दूसरा है IPv6। 4 पहले आया था, 6 बाद में आया था, कुछ फर्क नहीं है। फर्क यह है कि ये जो है ये 32 बिट का है, और ये जो है 6 ये 128 बिट का है, ठीक है। जब IPv4 के अंदर जो एड्रेस की संख्या कम पड़ गई तब IPv6 आ गया था बाद में, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना भाई। तो IPv6 का मतलब होता है, आईपी का फुल फॉर्म देखो, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी का होगा वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो क्या था इसमें, 128 बिट का था, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखो भाई, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती हैं। जो ये ब्लूटूथ की टेक्निक्स है, तकनीक है, वो किस चीज़ की अनुमति देती है भाई, ये बताओ। ब्लूटूथ की तकनीक है जो किस चीज़ की अनुमति देती है, केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण करने के लिए, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण के लिए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण के लिए। अब देखो, ये जो है उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण या उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण के लिए, उपकरण कुछ भी हो सकता है, और ब्लूटूथ में क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ये भी ध्यान रख लेना आपको, क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ब्लूटूथ को समझो थोड़ा सा, ब्लूटूथ में मैक्सिमम एक साथ 7 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों।
अब देखो ब्लूटूथ की रेंज जो होती है 10 मीटर्स होती है नॉर्मली, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे सर्वप्रथम 1994 में आया था, ये थोड़ी सी इधर देखो चीज। सर्वप्रथम 1954 में हाडसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार का प्रोटोकॉल है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा जैसे उपकरण आदि। दूसरा चीज पूछा आपको, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कैसा एग्जाम्पल है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैसा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ब्लूटूथ, ठीक है। कहाँ तक कर रहे, अच्छा ब्लूटूथ, इधर आए हो भाई वापस, जल्दी से आ जाओ। ये तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है भाई, और बाकी कुछ नहीं। बाकी तो धुआंधार स्पीड से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, लेकिन ये क्या करे, छोटा मोटा करने में टाइम, क्योंकि डायरेक्ट बुक कोई पीडीएफ ओपन कर रखी है, नहीं कोई पीपीटी बनी है, जैसी बुक है वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ये जो है सॉल्यूशन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होवे तो देख लेना, नहीं तो जिसके पास में बुक है वो बुक से डायरेक्ट पढ़ लो भाई, क्यों फालतू में सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर भी अगर आपको लगता है भाई सॉल्यूशन देखना चाहिए तो देख लो फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है ना। बाकी ये मैं सॉल्यूशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपको मुझे फ़ोन कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन को एज इट इज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई, जहाँ मुझे लगेगा प्रॉब्लम है वो मैं बता दूंगा आपको भाई। नॉर्मली अगर अपन किसी भी बुक को बनाते हैं तो ये एक मानवीय ह्यूमन एक नॉर्मल एरर होती है भाई, मनुष्य भी गलती कर सकता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग में मिस्टेक रह गई होगी तो मैं वो दूर करवा दूंगा आपकी साथ के साथ में, ठीक है। और अगर आपने ये बुक प्रोवाइड नहीं कर रही है, मतलब कि प्रोवाइड तो मैं करवाऊंगा, अगर आपने अगर परचेज नहीं की है तो परचेज कर लेना, 30 रुपये की है, ज़िंदगी में 30 रुपये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है ये। देखो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पर कार्य प्रयुक्त होता है, ठीक है, जबकि वाईफाई जो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति प्रयुक्त करता है, ठीक है। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल वायरलेस वाइड एरिया लोकल नेटवर्क में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के प्रयोग कर रहे हो, दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है, किंतु जब वाईफाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती हैं तब दोनों उपकरणों को दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है भाई। देखो सी ऑप्शन तो सीधा सीधा कटे। आप लोगों ने अगर कभी भी ब्लूटूथ का यूज किया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथ। कैसे समझ में आ गया होगा आप भी बोलोगे, तो देखो भाई ब्लूटूथ आप जब यूज करते हो, एक डिवाइस कनेक्ट किया आपने और दूसरी डिवाइस आप किसी से की कनेक्ट करते हो, ठीक है। आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट किया, अब कनेक्ट करने के बाद में क्या वो सारी डिवाइसें एक ही लाइन में होती है क्या, भाई बताओ मुझे, एक ही लाइन में होती है क्या भाई। ब्लूटूथ मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा, दूसरा फ़ोन यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, तो ये बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्र जाल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग करता है, ठीक है, जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल वाइड एरिया नेटवर्क नहीं भाई, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क ही तो होता है। हाँ ये हो सकता है। ब्लूटूथ जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम आता है, ब्लूटूथ का नेटवर्क कैसा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन वाईफाई का कैसा है, लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल पूछे तो ये बताना आपको। तो यहाँ पे ये भी गलत है, सही पूछा है या गलत पूछा है, बीच अंतर है, तो ये सही अंतर है भाई, इसका ए ऑप्शन है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, ब्लूटूथ जो होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, ठीक है, जबकि वाईफाई जो होती है 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर, 2.4 ब्लूटूथ, 2.4 to 5 वाईफाई,
ठीक है, ये पूरी व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। गूगल की मुफ्त पब्लिक, गूगल की क्वेश्चन क्या है, गूगल के मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन। लो 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 लो, मजो आई गयो, मैं तो खुद बेटे रेलवे स्टेशन जावा, क्यों नेट फ्री फोकट में चलाने मिली, तो वैसो कौन सो है भाई, बताओ मुझे, हैं बताओ। तो देखो भाई, हर थोड़ा नेट फ्री में नहीं मिले, कट मिले सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई। गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त में पब्लिक वाईफाई सेवा आरंभ की है। इस हेतु गूगल ने सरकारी 38 कंपनियों रेलटेल कॉर्प से समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। लाईफाई की बात पूछी, अब वाईफाई ही होता है, नाम सुना है आपने, वाईफाई का मतलब क्या है, वायरलेस फिडिबिलिटी। अब वाईफाई से अच्छा कौन सा है, लाईफाई। वाईफाई से अच्छा कौन सा है, लाईफाई, ये है। अब देखो इन दोनों में अंतर देखना है, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश का माध्यम के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है, लाईफाई प्रकाश, ठीक है। आगे देखते हैं, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रता है, भाई ये भी सही है। प्रकाश मतलब लाइट, लाइट यानी इलेक्ट्रिक लाइट, प्रकाश। अब देखो समझो, वाईफाई आया था पहले, वाईफाई आया था, क्या आया था, वाईफाई आया था पहले, वाईफाई के बाद में आया था लाईफाई, मतलब ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या इससे ये अच्छा है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सही हो गया। लेकिन प्रकाश के माध्यम के रूप में, मतलब लाइट ही नहीं यार, प्रकाश ही तो होता है, तो ये क्या है, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये ध्यान रखना, प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडिबिलिटी, लाइट फिडिबिलिटी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये पर्सन कहाँ पूछ रखा है, देखो आईएएस प्री 2016 में, यहाँ इसके बाहर कुछ नहीं है, राजस्थान के बाहर, भारत के अंदर जहां कहीं पे भी कंप्यूटर के पर्सन थे, सारों को उठा के लेके आया हूं मैं। चूक मत जाना इस ई बुक को पढ़ने से, एक बार मेरे कहने पे ये 1000% सारे पढ़ लो और इनको समझ लो, बाद में देखता हूँ कंप्यूटर के पर्सन आपके कैसे गलत होते हैं, ठीक है ना, बाद में देखता हूँ कंप्यूटर के कैसे पर्सन गलत होते हैं। चलो, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना कर सैटेलाइटों द्वारा विश्व में पहुंचाती, उसे कहते हैं भाई इंटरनेट होता है। भाई इंटरनेट होता कि नहीं होता, देखो क्या बोल रहा है ये, कंप्यूटर सूचना जो जोड़ती है, कंप्यूटर व्यवस्था, सॉरी, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है, ठीक है, विभिन्न देशों में सूचना कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे इंटरनेट कहते हैं। अपोलो, इनसेट, 2D, निकटेट, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्या होते हैं, इंटरनेट होती है, ठीक है। ज्यादा व्याख्या पढ़नी है यहां देखो, ठीक है, मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, सारी की सारी। ये जो पर्सन है ना, इंटरनेट के रिलेटेड अभी चल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इंटरनेट के रिलेटेड कहाँ, तो जिसके रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद में 4th ग्रेड में भी इंटरनेट टॉपिक दे रखा है, ठीक है, पटवार में दे रखा है, ठीक है, पशुधन सहायक में नहीं है। तो क्या पता कुछ क्वेश्चन आ जाए इंटरनेट के रिलेटेड, आपका पढ़ने में क्या जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बुक में डाल दिया, मेरी दिक्कत है, आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, पढ़ लो बढ़िया सा। और बाकी तो अब आपको मैं क्या ही बताऊँ मैं, हैं, बाकी सब बढ़िया ही होंगे, कोई दिक्कत हो भाई एक एक कमेंट भी किया करो, आपके कमेंट दे करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लाइक करो सेक्शन को,
ये जो सेशन है इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, ठीक है ना। जितना ये बड़ा चैनल होगा आपको फ्री में क्लासें मिलती रहेगी, जो आपको पेड में मिलती है ना चीज़ें, 1000 MCQ करवाऊंगा मैं यहाँ पे। और कंप्यूटर के जो MCQ आपको लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के आपको करवा रहे हैं, जहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। MCQ बेच के नाम पर 500 MCQ करवाते हैं और पैसे 1000 रुपये MCQ बेच के, 2000 रुपये यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं MCQ। यही MCQ वहीं देख लेना जाके, कोई अलग से नहीं आएंगे कोई MCQ। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बताना है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वो मेरी प्राइवेट है, प्राइवेट बात नहीं बताऊंगा मैं, वही वाली बात है ये। प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ये किसी संस्थान का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे, मतलब कि ये दूर है भाई, यहाँ पे गलत है, जिसमें दूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। ये निजी इंटरनेट पर बना एक कंप्यूटर का परिपथ है, ठीक है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है, ठीक है, और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक भाई, मुझे तो आंसर मिल गया। अगला भी देखो क्या है? यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है, क्या है? यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है, कंप्यूटर पर जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा संस्था, सेवा प्रबंधक, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संस्थानों के साझे भंडारण में प्रवेश पा सकते हैं। क्या ही दिया रे आंसर, क्या ही है इसके, हैं भाई? ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, आपको बताना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, समझो उसके बारे में। भाई अपने खुद का एक नेटवर्क होता है, वर्चुअली हम नेटवर्क के ऊपर कोई नेटवर्क दूसरा बनाते हैं। एक नेटवर्क है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, उसके ऊपर हमने अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया, छोटा सा वर्चुअल नेटवर्क है। वो दिखने में ऐसा लगता है भाई अपन इसी नेटवर्क से यही नेटवर्क अपना है, लेकिन नहीं, नेटवर्क किसी दूसरे से वो कनेक्ट है पूरा, लेकिन वर्चुअली दिखता है अपना एक नेटवर्क के ऊपर एक छोटा सा अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाया, वर्चुअल नेटवर्क। अब मेरा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में क्या होगा, कोई भी आकर के कनेक्ट होगा, मेरे ही साथी जिसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है, और वही आपस में सूचना को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसा कहाँ है? देखो, ये किसी संस्थान का निजी कंप्यूटर का परिपथ है, ठीक है, ठीक है, संस्थान का भी हो सकता है, जिसमें दूर बैठे प्रयुक्त संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। नहीं, यह निजी इंटरनेट पर बना, एक इंटरनेट पर बना एक कंप्यूटर का परिपथ है, ठीक है। मैंने क्या बताया भाई, एक नेटवर्क के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, जो प्रयोक्ता यूजर को अपने संस्थान के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है। भाई मैंने ये नेटवर्क बनाया, मेरी ये संस्थान है, इसमें कोई भी नेटवर्क प्रवेश कर सकता है, ठीक है, और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, ठीक है। भाई यह जब मेरी इंफॉर्मेशन है एक नेटवर्क के ऊपर, उस वो नेटवर्क के ऊपर सूचना क्या है, सिक्योर है। भाई दो मेरे नेटवर्क है, ये नेटवर्क तो इंटरनेट वाला हो गया, मेन नेटवर्क, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा नेटवर्क बनाया, यहाँ से कोई भी कनेक्ट करता है, वो अपनी शेयर करता है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सेफ होती है। तो ऑप्शन बी सही जाएगा इसका, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, ठीक है। खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधित जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। देखो, खोज क्षमता मतलब कि सर्च, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधित, मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे A to Z जानकारी कौन प्रोवाइड कर। एक वेबसाइट जो होती है वो क्या करती है, कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाती है उस वेबसाइट में, लेकिन जो पोर्टल होता है ना, वो किसी भी प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा पोर्टल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। वेबसाइट और पोर्टल में क्या डिफरेंट है? वेबसाइट से आप मेल नहीं भेज सकते हो, पोर्टल से मेल भेज सकते हो। ये आ गया मेरा ईमेल का, तो मेल भेज सकते हो। समाचार पत्र मतलब ब्लॉगिंग की सुविधा भी पोर्टल में होती है, वेबसाइट में ब्लॉगिंग की सुविधा नहीं होती है। स्टॉक की कीमतें मतलब कि मेरा लाइव स्टॉक में कर सकता हूँ, स्टॉक शेयर मार्केट के रिलेटेड जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से मिलती है। तो ये सारी की सारा क्या है, पोर्टल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर
फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट कंप्यूटिंग। किसकी फुल फॉर्म है बताओ भाई? सीडेक का नाम सुना है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पुणे के अंदर इसकी स्थापना की गई है 1987 में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इसी कंपनी ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, परम 8000 सीरीज नाम का, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसने क्या बनाया भाई वो देखते हैं थोड़ा सा। ये लो, अच्छा उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? तो एक सॉफ्टवेयर का नाम था नयन। क्या था? एक नयन सॉफ्टवेयर का नाम था। नयन का मतलब होता है नेटवर्क अभिगम नियंत्रण, ठीक है। नयन जो सीडेक के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर जो साइबर आक्रमण एवं डेटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया था। यूपीपीसीएस जैसे अपने राजस्थान में होता है वैसे यूपी के अंदर हो रहा है, पीसीएस का एग्जाम है, वहां मेंस में पूछा है नयन के बारे में, तो अपने राजस्थान में भी पूछा जा सकता है नयन क्या है। तो नयन क्या एक सीडेक के द्वारा बनाया गया क्या है? सॉफ्टवेयर है जो साइबर आक्रमण एवं डेटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न। हाँ 338 में भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। मैंने जस्ट अभी अभी बताया था, एक कंपनी है सी डेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये एक कंपनी है और ये कहाँ पर लगाई गई है? पुणे में लगाई गई है 1987 में, ठीक है। पुणे कहाँ है? ये पुणे रहा, ठीक है। आरएस में पूछ रखा है आरटीएस एग्जाम प्री 1999-2000 में। समझ गए होंगे आप इस बात को। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम, स्वदेशी अपने भारत में जो बनाया गया स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला गति धर्म शक्ति परम। सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम पूछे तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बताना है परम। और ऐसे अगर नॉर्मल कंप्यूटर पूछ रखा है कि भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है तो बताना है सिद्धार्थ भारत का। और ऐसा पूछ रखे भारत का प्रथम आयात किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा था तो HEC2M यह था जो इंग्लैंड से लाया गया था। कहां से? इंग्लैंड से 1956 के दशक में, 56 के आसपास, ठीक है। भारत का स्वदेशी पूछ रहे, भारत में निर्मित, यह तो है निर्मित। पर्सनल कंप्यूटर पूछे कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर तो बताना सिद्धार्थ। और आयात किए जाने वाला पूछे मतलब कि मंगवाया था भारत ने, वो है HEC2M, ठीक है। इस क्वेश्चन में भारत में स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम पूछे परम। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, प्रोसेसर का नाम है जो IIT मद्रास ने बनाया था 2018 में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। IIT मद्रास ने 2018 में बनाया था। धर्म तो अपना है ही है। पुलवामा क्या पहलगाम में बताया था धर्म तो, ठीक है ना। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, अब देखो सुपर कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। लेकिन इस सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला गया था? डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टाकर, ठीक है। क्या ऑप्शन में? ये रहा देखो, डॉक्टर विजय भाटकर साहब।
ठीक है। 1991 के अंदर इन्होंने जो है सुपर कंप्यूटर जो बनाया था और वो था परम 8000, ठीक है। सीडेक पुणे। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास होती है। शब्द लंबाई का मतलब होता है वर्ड लेंथ। अब सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड लेंथ कितनी होती है भाई? देखो, सुपर कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है 32 है क्या, 32 बिट तक ये रहा, ठीक है। बात क्लियर। अपन देखते हैं ना भाई, पूछते हैं कि 32 बिट का कंप्यूटर है क्या या 64 बिट का, ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, वो वाली चीज होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का ऑप्शन है क्या कहीं? वो रहा, सुपर कंप्यूटर लगा दो। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही है, 342 का। अगला चलो भाई, फालतू में क्यों मैं इधर टाइम खराब करूं। हाँ, 343 नंबर प्रश्न है भाई, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अब देखो, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है और उस समय कौन सा था, ये बताओ। वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में कौन सा है और उस समय कौन सा था, ये बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ। इस प्रश्न को तुम्हारो गोली। गोली क्यों भाई? क्योंकि ये प्रश्न अब पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि विश्व में सबसे तेज कंप्यूटर अगर अभी तक की बात करें तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया सबसे तेज कंप्यूटर है फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। किसका? अमेरिका का। अमेरिका से पहले कौन सा था? तो फुगाको। कौन सा था? फुगाको। ये था जापान का। अभी वर्तमान में फ्रंटियर है। भारत का कौन सा? तो एरावत। एरावत जो विश्व के अंदर 75वें नंबर है सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में, ठीक है। यह ध्यान रख लेना। प्रश्न काल के अनुसार तो तिहाई आईए था, ठीक है, यह ध्यान रख लेना। जबकि वर्तमान में अप्रैल 2025 में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। अपने को वर्तमान में देखना है, प्रश्न काल तो अपना गोली मारो भाई, प्रश्न काल का कोई मतलब नहीं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया था? अब एक सुपर कंप्यूटर है मैजिक क्यूब। भाई 3-4 सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। यह बात हो रही है मैजिक क्यूब की। तो जो ये मैजिक क्यूब है वो किस देश का बना हुआ है भाई, ये पूछ रहा है। तो मैजिक क्यूब जो है ना, अपने छोटी छोटी आंखों वाला, कहाँ गया रे? ये रहा, छोटी छोटी आंखें तेरी ये मैं तेरे को ले डूबी, वही वाला चीन, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? तो पीयूष प्रशांत प्रत्युष पुष्कर। अच्छा, पुष्कर क्या है भाई? पुष्कर तो अपने अपने यहाँ पर क्या, अपने राजस्थान के अंदर का ये एक चीज है, राजस्थान में ही है। क्या है राजस्थान में? एक धार्मिक स्थल है। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है? एरावत। एरावत, ठीक है, ये 75वीं रैंक पर है विश्व में। इससे पहले जो था वो था, क्या था? एक ही नाम है बस, नाम ज्यादा है ही नहीं, प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? कौन सी आईआईटी कंपनी? बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है भाई। अब राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, 2022 के समय का पर्सन है, तो भाई क्या ही ऑप्शन होना चाहिए भाई। देखो कुछ पर्सन है जो मैंने हूबहू वही दे दिए हैं, जहां आपको कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। इनकी व्याख्या आप देखोगे तो आपको इसकी बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो ये गुवाहाटी की बात है, कहाँ की है? गुवाहाटी आईआईटी है। और अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा, ये लो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात है। 13 अक्टूबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था। इस सुपर कंप्यूटर की कुल अधिकतम कंप्यूटिंग क्षमता है, टोटल पीक कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप्स। एक ध्यान रखना भाई, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है ना वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में? फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको पूछे सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो फ्लॉप्स में। ठीक है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? मस्तिष्क की मतलब कि सबसे तेज पूछ रहा है ये। आईबीएम चिप्स, बाइनरी चिप्स, क्वांटम या सुपर कंप्यूटर? सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर, सबसे छोटा और तीव्र गति। मुझे बताओ, क्या सुपर कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है क्या? साइज के आधार पर अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे भाई? साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर। तो यहां ऑप्शन में क्या आया? सबसे छोटा। सबसे छोटा सुपर तो होता ही नहीं है। सबसे तेज कंप्यूटर, अपन क्वांटम कंप्यूटर की बात नहीं करते क्या? क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं सबसे छोटे और सबसे तेज होते हैं। यूपीएससी प्री 2000 में आ रखा है। ठीक है, ये लो, इतनी व्याख्या पढ़ लेना आराम से। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित हैं। वे हैं, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय। कंप्यूटर, टीवी, सैटेलाइट, संचार उपग्रह, एयर कंडीशनर। लो भाई, क्या प्रश्न पूछा है? यह प्रश्न आ रखा है MPPCS प्री के अंदर आ रखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? भाई शताब्दी की बात हो रही है, समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरण। अब भी कार्यरत उपकरण कौन से हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो बताओ, एयर कंडीशनर। भाई इनके मिस्त्री बहुत हैं। इस एयर कंडीशनर ऑप्शन हो सकता है कि भाई एसी वगैरह नहीं होगा। दूसरा संचार उपकरण, सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट जो होता है, पर्सन में क्या दे रखा है कि भाई वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित हैं। वे हैं, तो सैटेलाइट, ये संचार उपग्रह की बात कर रहा है। सैटेलाइट को एक बार लॉन्च करने के बाद में जो सैटेलाइट लॉन्च हो जाते हैं, उनको बाद में क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, उनको मॉनिटरिंग करनी होती है। ये ध्यान रखना। फिर है टीवी सेंटर्स। टीवी को जो भी कोई चीज़ होती है, ये टीवी वगैरह जो नॉर्मल चीज़ हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, पहले पुराने में CRT टाइप के मॉनिटर वगैरह आते थे। अब क्या LED LCD आ गए। तो ये तो जैसे जैसे अपना ज़माना बदलता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मतलब कि अपग्रेड होते जा रहे हैं। LCD के बाद में अब LED आ गए, फिर क्वांटम LED आ गया, अभी क्वांटम चल रहा है। तो इसका भी, इससे कोई तुक नहीं बैठ रहा। लेकिन ये कंप्यूटर जो हैं, अब पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर थे, अभी जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उनको क्या है, अब आप उनको कंप्यूटर को मैनेज करोगे। मान लो पहले हार्ड डिस्क आती थी, ठीक है, अब आ रही है SSD। अब हार्ड डिस्क के बजाय अब SSD प्रयोग हो रही है। क्यों? डिफरेंट क्या इन दोनों में? इसमें जो डेटा को एक्सेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो तेज होती है। किसके बजाय? हार्ड डिस्क के बजाय। किसके बजाय? हार्ड डिस्क के बजाय। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन क्या जाएगा? कंप्यूटर जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, WLL का अर्थ है क्या है? WLL का अर्थ है, ये क्या होता है कि WLL क्या होता है? एक लूप होता है भाई। क्या होता है? एक लूप होता है। अब देखो लूप क्या होता है। लूप ये कहाँ आ रखा है? उत्तराखंड UDA प्री एग्जाम में आ रखा है। एक लूप होता है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, कौन सा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पर एक लूप होता है, IP एड्रेस होता है। अब जब IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपको याद रखनी है, कहीं पे भी पूछी जा सकती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस के टू टाइप्स हैं, एक तो IPv4 और एक है IPv6। ये कितने बिट का है? 32 बिट का है। और IPv6 128 बिट का है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होगे तब आपको एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा। IP एड्रेस किसके द्वारा असाइन किया जाएगा? DNS के द्वारा। DNS क्या है? एक डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अब आपसे पूछ ले एग्जाम में कि IP एड्रेस किसके द्वारा असाइन किया जाता है, तो किसके द्वारा? DNS के द्वारा। ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब कोई भी एक IP एड्रेस होता है, क्या होता है कि जब वो क्या होता है कि एक लूप में फंस जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे डिवाइस के पास में घूमने के बाद में वो वापस क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पूछ रहा है WLL का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस इन लोकल लूप। का है ऑप्शन? वायरलेस इन, ये देखो यहाँ लॉन्ग नहीं होगा, क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है। यह एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन फोन सुविधा उपलब्ध कराती है। BSNL का नाम आया तो सुनो एक चीज, BSNL की फुल फॉर्म क्या? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो है इंटरनेट की सुविधा कब आई थी? वो आई थी 1995 में। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी लेके आई थी भारत के अंदर, तो VSNL। वहां BSNL मत कर देना। VSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, यही अपनी बात है। अब भारत संचार निगम लिमिटेड ये जो है भारत सरकार की कंपनी है खुद की। अब आपसे हाल ही में एक कहीं पे भी बहुत जगह पे या फिर अभी लेटेस्ट में करंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अभी हाल ही में 4G सेवा शुरू की है। आप बोलोगे सर अभी हाल ही में मतलब क्या है? 4G तो 2018-19 में आ गया था। लेकिन ध्यान रखना, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने जो नॉर्मल जो पब्लिक है अपने लिए, भारत के नागरिकों के लिए अभी हाल ही में शुरुआत की है। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर के? टाटा के साथ में। BSNL में पहले 3G था, अब आया है 4G टाटा कंपनी में। तो मैंने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी लेटेस्ट वर्तमान में सबसे फास्ट नेटवर्क कौन सा है और सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सी क्वालिटी का या कौन प्रोवाइड करता है, तब भी मैं नाम बताऊंगा आपको BSNL। अब BSNL का क्यों? क्योंकि BSNL का 6GB लॉन्च हो गया है, ध्यान रखना। बाकी दूसरी कंपनी अभी 5G पे बैठी हैं, लेकिन BSNL का 6G पे हो गया। सर आप बोलोगे सर अभी तो आपने 4G बताया और अब आप बता रहे हो 6G। तो ये जो 4G ये नागरिकों के लिए है, जो भारत में नॉर्मल जो कोई भी अपनी की पब्लिक है उनके लिए। लेकिन ये 6G वगैरह ये है ना, ये भारत में मिलिट्री वगैरह फौज के लिए, ठीक है ना, ये अपने लिए नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इसमें BSNL में सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट पर्सन यही पूछा जा सकता है, टाटा कंपनी के साथ में इन्होंने जो समझौता किया है। अब जो BSNL के जितने भी टावर बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे टाटा कंपनी लगा रही है, जो नागरिकों के लिए 4G सुविधा प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पर्सन देखो, किस प्रकार के क्या है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर की बात हो रहा है यहाँ पे। अब सर्वाधिक आप सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करोगे क्या?
या मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करोगे क्या, या मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करोगे क्या, या माइक्रो कंप्यूटर का। साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर शोध विधि, वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, शोध विधि, जहाँ पर जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है, उपग्रह लॉन्च होते हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का। मिनी वाला कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो। अब देखो मेन फ्रेम जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर से जस्ट थोड़ा ही छोटा है, इसीलिए मेन फ्रेम को बिग आयरन की संज्ञा दे रखी। बिग आयरन की किसकी संज्ञा दी है, बिग आयरन की संज्ञा दी है, किसको, मेन फ्रेम को। दूसरी बात है, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ना, अपने लैपटॉप वगैरह ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है अभी, माइक्रो कंप्यूटर का या मिनी कंप्यूटर का, बताओ, माइक्रो कंप्यूटर का या मिनी कंप्यूटर का। जो अभी सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, माइक्रो कंप्यूटर का भाई। 2007 में आया उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, मेन फ्रेम या सुपर। चलो इधर देखो, कुछ हिंट इधर भी मिले तो देखो। नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, लो भाई मेरे को तो आंसर मिल गया। एम्बेडेड कंप्यूटर, जो एक डिजिटल वॉच ये मेरे हाथ में पहन रखे हैं, इसमें ये भी एक कंप्यूटर के तरह तो चल रही है भाई, ठीक है। तो इसमें कैसा है, एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होती है, एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली पर संचालित होती हैं। अब समझो मेरी एक बात, एम्बेडेड क्या होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है कि जो कार्य फिक्स होता है, टास्क फिक्स होता है, इस घड़ी का टास्क फिक्स है, इसको क्या क्या करना है वो इसके अंदर पहले से फिक्स कर रखा है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर फिक्स नहीं है ना, आप कभी कुछ भी कर लेते हो, कभी कुछ भी कर लेते हो। जिसमें कोई कार्य करने का फिक्स तरीका फिक्स हो, पहले से फिक्स हो, ये यही कार्य हो, वो एम्बेडेड सिस्टम होता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, तो उसमें क्या है, कौन सा, अब आपसे पूछ ले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं उसमें, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब कि फिक्स टास्क है उनका, तो वो चीज़ है, ठीक है। एटीएम में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपको, ठीक है। निम्न लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती हैं, लेजर, डाई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्सामिनर या गैस लेजर। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रिंटर क्वालिटी का पूछ रखा है, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2009 में पूछा है ये क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है। लेजर प्रिंटर का नाम आप सबने सुना है, लेजर प्रिंटर का नाम सब लोगों ने सुना ही है। अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, कि सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। सब ने रट रखा है ये पर्सन, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर लेजर प्रिंटर। लेकिन देखो सबसे अच्छी गुणवत्ता का नाम आए तो लेजर, लेकिन लेजर के साथ में ऑप्शन में हो प्लॉटर, तो ऑप्शन करना आपको प्लेटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो किरणें होती हैं वो सेमीकंडक्टर लेजर होती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी, सेमीकंडक्टर लेजर होती हैं। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, डेस्कटॉप छपाई के लिए। तो देखो डेस्कटॉप छपाई के लिए कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, डेजिविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप छपाई के लिए जो होते हैं लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। या क्या आप पढ़ते रहना भाई, नया प्रश्न नहीं है, नया प्रश्न होता तो मैं बता देता। डेजिविल प्रिंटर का प्रकार है, डेजिविल प्रिंटर किस टाइप का है, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल या इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की क्वालिटी या तकनीक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट
और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ठीक है, चेन प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये है कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो इंकजेट, ठीक है, लेजर, ठीक है, फिर थर्मल, ये है। अब ये नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है ना, इन प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोला जाता है, पेज प्रिंटर। ये जो है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये जो है कैरेक्टर प्रिंटर बोला जाता है इनको। लेकिन ये नीचे जो है इनको लाइन प्रिंटर, ये ध्यान रख लेना। तो भाई डेजी व्हील प्रिंटर आया है, डेजी व्हील कहाँ? ये रहा इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में, इम्पैक्ट, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? www का वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ, www का विस्तृत रूप है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रखा है, गलती हो गई, माफ करना। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का, अब देखो वेरी 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 फूट पर्सन है। एडवर्ड कैस्टर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम। अब बिल गेट्स कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के थे। यहां www का पूछे टिम बर्नर्स-ली बताना है। क्या बताना है? टिम बर्नर्स-ली। एक नोट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के फादर, इंटरनेट के पापा जी का नाम विंटन सर्फ, ध्यान रख लेना, इंटरनेट के पापा जी का नाम, ठीक है। www का आविष्कारक कौन है भाई? ये रिपीटेड पर्सन क्यों आ रहे? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो www क्या है? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, हाइपर फास्ट है, टेक्स्ट होगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, www हाइपर फास्ट नहीं, टेक्स्ट होगा यहाँ पे, क्या होगा? टेक्स्ट, ठीक है। और भी मैं वापस कंफर्म करके बता दूंगा, यहाँ पे हाइपर फास्ट की जगह टेक्स्ट होगा भाई, ठीक है। 359 नंबर क्वेश्चन है, हाइपर फास्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, ठीक है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, यह तो गलत है, यह भी गलत है, गलत, यह भी गलत, ऑप्शन बचा यही, दूसरे कंप्यूटर को संसाधनों को जोड़ता है। ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब आपस में हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से, एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं और जिनको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया होते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पे क्लिक किया कोई दूसरा टेक्स्ट ओपन होता है, वह हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, लिखित लिंक्ड जानकारी
के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपयुक्त होते हैं उसे क्या कहा? भाई एक जानकारी दूसरे जानकारी से जो लिंक्ड होती है उनको क्या कहा जाता है? तो भाई हमने क्या पूछा है, www क्या होता है? एक www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, मतलब कि कई सारी वेबसाइट का संग्रहण। तो क्या होता है www? कई सारी वेबसाइट में क्या होता है भाई, एक दूसरे की जानकारी लिंक्ड होती है कि नहीं होती? भाई बताओ मैंने, हैं लिंक्ड होती है कि नहीं होती? लिंक तो क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, जानकारी को लिंक्ड करना, ठीक है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। अब देखो ये पूछ रहे हैं किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की, मतलब कि अब देखो एक व्यवस्था है उसमें क्या है? कंप्यूटरीकरण है। अब एक व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण क्या है, उसमें आवश्यक क्या क्या बातें होती है, आवश्यक बातों के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखो व्यावसायिक बातों में उनको करने की इच्छा शक्ति, उनको क्या है? उसको कोई भी कार्य करने की इच्छा शक्ति, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, भाई वित्तीय संसाधन नहीं होंगे अपने पास में तो हम कोई भी कंप्यूटर नहीं, मतलब कोई व्यवस्था बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, तो ये भी होना चाहिए। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, भाई जनशक्ति प्रशिक्षण का मतलब क्या? उनके सीखने का तरीका, प्रशिक्षण भी होना चाहिए ना, तो ये भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना, मतलब एक आधुनिक संरचना भी तो होनी चाहिए, तो चारों सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। यही आपकी हवा निकलेगी कि सर आप क्या पर्सन लेके आ गए, ये कहाँ आ रखे हैं आप, तो IAS लेवल के पर्सन डाल दिए इसमें। हाँ भाई ऐसे पर्सन आते हैं एग्जाम में, तभी तो डाले मैंने। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मॉडम। अब देखो इसमें क्या नहीं है? प्रकाशीय भंडारण मतलब क्या? ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, तो यही नहीं है। अपलोड करना होता है, साइबर स्पेस होता है, मॉडम होता है, यही नहीं है, सी, ठीक है। क्या नहीं है? सी, मॉडम, अपलोड, डाउनलोड। अपलोड का मतलब क्या होता है समझ लो, ये एक नया वर्ड है। अपलोड का मतलब होता है किसी भी जानकारी को इंटरनेट के ऊपर भेजना, अपलोड कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट से अपने सिस्टम में, पर्सनल कंप्यूटर में जानकारी को लेना डाउनलोड कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी, लॉगिन, मॉडम, पासवर्ड, पिनाका। अब देखो इसमें क्या है? लॉगिन सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, वही वापस पिछले जैसा पर्सन है। भाई लॉगिन करना मतलब कि कहीं पे भी लॉगिन करना, यूजर नेम पासवर्ड डाल के, सूचना प्रौद्योगिकी की संभावना है वहां पे, मतलब शब्दावली के जैसा वर्ड। मॉडम तो है, ये पासवर्ड भी है। ये पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर, एक जो प्रक्षेपण कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है ना, जिसमें प्रणाली द्वारा 1 सेकेंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। क्या है? एक रॉकेट दागने की UPPCS मेंस में आ रखा है 2002 में, पिनाका, ठीक है, ध्यान रख लेना। ICT के संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं अपने अभी कंप्यूटर के अंदर। आप कई बार क्या होता है, आप क्या होता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी तक ही सीमित हो, उसके बाहर का थोड़ा सा ही प्रश्न आता है, आप हा हल्ला करते हो यार बेसिक कंप्यूटर देंगे, और उन्होंने तो ये पूछ लिया। ये भी बेसिक कंप्यूटर में आता है, ये भी बेसिक कंप्यूटर में आता है। खाली वो है ना इनपुट एंड आउटपुट एंड मेमोरी, और कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है कौन सी नहीं है, यहीं तक आप हो। जमाना बदल गया, मशीन का दौर है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो वो 2-4 चीज़ें पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है।
चलो भाई अगला प्रश्न। हकीकत बताऊं ना, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरनेट के रिलेटेड पर्सन यही आसपास है, ये जो आज मैं करवा रहा हूँ, कल करवाए थे और कल भी थोड़े बहुत करवाऊंगा। रीट में तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, आईसीटी के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ये क्वेश्चन लिए मैंने। इंटरनेट क्या, आज नेटवर्क का जमाना है यार, नेटवर्क पूछेंगे, इंटरनेट पूछेंगे, कबूतर का नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का एक संघ है जो सेट ऑफ रूल्स, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो भाई सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ऑप्शन में है क्या भाई, प्रोटोकॉल ये रहा ऑप्शन में, ठीक है ना भाई। सेट ऑफ रूल्स, जो नियमों का एक समूह होता है जो कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर में भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है। वाह 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 भाई, प्रोटोकॉल का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक दूसरी जगह से भेजने का कार्य कौन करता है, टीसीपी आईपी करता है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भाई टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की तो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ये क्या करता है, टीसीपी आईपी, टीसीपी करता है सूचना को एक दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, ओएसआई की लेयर पे। ओएसआई में अगर आपसे पूछे कुल लेयर कितनी होती हैं, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती है। रीट में क्वेश्चन आ रखा है कि डेटा अगर यहाँ से जाएगा तो वहाँ से जाएगा तो कौन कौन सी लेयर से गुजरेगा, वो सारा यही है, 7 लेयर होती हैं। अब आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क लेयर पर, डेटा लिंक नेटवर्क लेयर पर होता है आई, ठीक है ना। सबसे पहली लेयर जो होती है फिजिकल लेयर होती है, और जो सबसे लास्ट लेयर होती है 7वें नंबर की लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर होती है। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा ये टाइपिंग का है, 78 कुछ नहीं। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर होती है, अब देखो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में होती है डेटा लिंक लेयर। कहाँ है, ऑप्शन ये रहा, डेटा लिंक लेयर। देखो सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, ठीक है, उसके बाद में होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और उसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसके ऊपर होती हैं, इसके ऊपर जो होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती हैं सेशन लेयर, और उसके बाद होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर होती हैं एप्लीकेशन लेयर। तो कुल कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती है भाई, ये भी ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। हाँ, जंक ईमेल, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल का मतलब क्या है, जंक लागोड़ी चीज नहीं, लोहे को लगता है जंक। जंक का मतलब होता है स्पैम, मतलब कि जिसमें स्पैम का मतलब होता है कि जो अपने कुछ काम की नहीं होती है, ठीक है ना, वो ईमेल होती है, ठीक है ना। जो अनसोलिडेड बल्क मेल होते हैं, मतलब कि स्पैम मतलब कि जो अपने कुछ काम की मेल नहीं होते, जिसमें वायरस का वगैरह खतरा वगैरह रहता है, वो होती है स्पैम, ठीक है। जंक ईमेल को क्या क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। हाँ, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है।
भाई ऊपर वाला पर्सन है वैसा ही है, बस इंग्लिश दे रखा है स्पैम। ठीक है, क्या करना है आपको? स्पैम करना है। ठीक है, क्या करना है? स्पैम करना है। हाँ, स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम। अभी मेल के रिलेटेड, ईमेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पर्सन देखो भाई। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। भाई कोई भी एक पर्सन, समझो इसको, एक पर्सन है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बार बार मेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पूपिंग कहलाता है भाई, या स्पैमिंग कहलाता है, या ईमेल कहलाता है। निश्चित पते पर ईमेल को बार बार भेजना क्या कहलाता है? बॉम्बिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉम्बिंग कहलाता है। लेकिन उस बॉम्बिंग को क्या कहता है? स्पैमिंग कहलाता है। ये रहा स्पैमिंग, ईमेल स्पैमिंग। ठीक है ना, बार बार मेल भेजना, सेम मेल को बार बार भेजना, ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? ठीक है, अब आ जाओ इधर अपने ऑप्शन में, डक डक गो। हाँ, डक डक गो, डक डक गो, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस, न्यूज वेबसाइट। डक डक गो क्या है? तो ये नहीं है, देखो अब न्यूज वेबसाइट नहीं होता है, वायरस भी नहीं होता है। डक डक गो वेब ब्राउजर नहीं होता, सर्च इंजन होता है, बिंग वगैरह, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? क्रोम, क्रोम, एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का, इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोर था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे, सफारी, ये सारे के सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन की बात हो रही है। सर्च इंजन गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट। अब देखो ये क्या, आर्कुट क्या है? आर्कुट एक नया शब्द आ गया अपने पास में। ये गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन होते हैं। गूगल, अल्टा विस्टा। आर्कुट क्या होता है? आर्कुट एक इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है, जो सोशल नेटवर्किंग थी, जो कि गूगल समूह द्वारा वर्ष 2014 तक संचालित की गई थी। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है। गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन बाइडू, कुकीज, पैकेट्स। तो सर्च इंजन जो है बाइडू, बाइडू क्या है? एक सर्च इंजन है। कहाँ का है? ये एक चीन का बनाया हुआ है, ध्यान रख लेना। कहाँ का है? चीन का है बाइडू। चीन का प्रसिद्ध है, ये एक फेमस सर्च इंजन है चीन का। कुकीज, जो अपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो सर्वर के ऊपर स्टोर होती हैं, वो कुकीज होती हैं। ये क्लाइंट के लिए उपयोगी होती है, ध्यान रख लेना। पैकेट्स, पैकेट्स जो क्या होते हैं? पैकेट जो डेटा भेजे जाते हैं, उस समूह को पैकेट्स बोला जाता है। ठीक है, बिंग एक वेब सर्च इंजन, अभी अभी मैंने चर्चा की थी बिंग की, जिसका स्वामित्व संचालन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास में। ये लो 2009 में लॉन्च किया गया बिग सर्च स्वामित्व, जिसका ये लो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठोको आंसर, देखते ही ठोको। मैं बार बार हर पर्सन को ऐसे व्याख्या करूंगा तो फिर मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? याहू, गूगल और एमएसएन इंटरनेट साइट, कंप्यूटर बैंड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, शनि ग्रह के छल्ले। तो इंटरनेट क्या है? साइट्स होती हैं, याहू, गूगल, ये एमएसएन, ये क्या है? सारी की सारी इंटरनेट पे। कंप्यूटर बैंड क्या है? कुछ नहीं है ऐसे, इंटरनेट वेबसाइट्स होती हैं ये, याहू, एमएसएन, गूगल्स हैं। इनको आप सर्च इंजन भी बोल सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर का नहीं है बताना। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, याहू। याहू क्या है भाई?
यह क्या है, वेब ब्राउजर नहीं होता एक, ठीक है ना। ये क्या है, एक सर्च इंजन है। मैंने अभी भी चर्चा की पिछले पर्सन में। ये देखो याहू, गूगल, अमेजन है, क्या है, इंटरनेट वेबसाइट है। यहाँ बोला था मैंने, ये एक सर्च इंजन होता है। क्या है, सर्च इंजन। और यह क्या है, यह क्या है, पोर्टल होता है, ठीक है। पर्सन तो अब आए हैं मजेदार, तो भाई बढ़िया, बस मस्त पर्सन है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था भाई, गूगल ने। अरे भाई अब देखो, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल ने। अब देखो इंटरनेट एक्सप्लोर, अब देखो इंटरनेट एक्सप्लोर जो था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। और बाद में इंटरनेट एक्सप्लोर के बाद में अब देखो नया आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोर का वर्जन आ गया, एज, एज आ गया। फायरफॉक्स, सफारी, ये है नहीं। अब सफारी का आपको पूछ ले तो आईफोन एप्पल का, ठीक है। क्रोम, गूगल क्रोम ही है भाई, क्या, हालांकि डर डर डर, हैं, बीजी जी पर्सन है सारा ही सारा। और फायरफॉक्स को पूछ लेना, मोजिला फाउंडेशन यहाँ नीचे लिख रखा है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। भाई साहब बुक का सॉल्यूशन चल रहे हैं, अगर किसी भी लोगों ने ये जो है ई बुक अगर नहीं मंगवाए ना, तो आप खुद अपने साथ गलती करोगे। 30 रुपये में कुछ जाता नहीं है, पढ़ लेना। 7 दिन में है, एक दिन में आप 140% आराम से पढ़ सकते हो। 7 दिन में आपके बेड़ा पार है, नैया पार हो जाएगी 7 दिन में, मैं बता रहा हूँ। एक भी पर्सन यहाँ से देखने को बाहर नहीं मिलेगा, चाहे कंप्यूटर के रिलेटेड कैसा भी पर्सन हो। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट यहीं से आएगा, लेकिन आना उसको यहीं से पड़ेगा। ध्यान रख लेना, क्योंकि इसकी कॉपी है बोर्ड में भेज दी गई है, ध्यान रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर पूछा है। ओपेरा होता है, गूगल एप्स, विवाल्ड और मोजिला फायरफॉक्स। लो 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 लो, वेब ब्राउजर का एक प्रकार होता है, कौन सा नहीं है भाई बताओ। गूगल एप्स का नाम सुना है क्या, या विवाल्डी सुना है क्या आप लोगों ने, गूगल एप्स और विवाल्डी का नाम। भाई ओपेरा तो अपन ने नाम सुना, ओपेरा तो अपन के पास में वो पहले कीपैड मोबाइल आते थे ना पुराने टाइम में, पुराने टाइम में तो क्या भाई अभी भी आते ही होंगे, हैं, पुराने टाइम में आते हैं कि नहीं आते थे बताओ मेरे को। उसमें ओपेरा होता था कि नहीं होता था, बताओ मुझे, बताओ भाई। बताओ जल्दी से बताओ भाई, कहीं कहीं कमेंट में आंसर ठोक दिया करो यार, थानों के जावे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ओपेरा होता है, गूगल एप्स, विवाल्डी, विवाल्डी एक होता है, ध्यान रखना, मोजिला फायरफॉक्स होता है। गूगल ऐप का नाम सुना है क्या कोई, गूगल के ऐप होते हैं, गूगल ऐप हैं, वो प्ले स्टोर जैसा होता है, ठीक है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, वेब क्रॉलर, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्रॉलर को है ना स्पाइडर बोला जाता है भाई। स्पाइडर मूवी देखी है क्या, तो वेब स्पाइडर, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा समझो, यहां पे देखो, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑटोमेटिकली ही दस्तावेज की खोज करता है। अगर आपको पूछे ना कि भाई वेब ब्राउजर के अंदर, सर्च इंजन के अंदर या वेब ब्राउजर में कौन सर्चिंग करता है, तो क्रॉलर करता है। क्रॉलर क्या है, एक वेब स्पाइडर होता है जो यूं शू होके जाता है और शू होके वापिस आता है, ठीक है ना। वाईमैक्स, वाईमैक्स निम्नलिखित में से क्या है, वेरी 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 फूट रहा है। अब वाईमैक्स का नाम आपने नहीं सुना है क्या, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल या संचार प्रौद्योगिकी। अब जेव जेव तो अब देखो, अपन यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आईसीटी कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो जैव विविधता है नहीं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ठीक है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नहीं होगा,
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऐसा कुछ है नहीं, संचार प्रौद्योगिकी होता है वाईमैक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। वायरस का मतलब होता है, वायरस का वेरी इंटेलिजेंस रिजल्ट अंटिल सोर्स, नहीं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। वायरल इंपोर्ट रिकॉर्ड यूजर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन डी क्या है, देखो भाई, अब ऑप्शन डी तो यार ऊपर लिख रखा है, कोई बात नहीं, जूम करना पड़ेगा, ये सारा जाएगा, मेरा काम बड़ा खत्म। ऑप्शन डी क्या है, ये पर्सन मेरा टाइम खाएगा। वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सीज, नहीं नहीं भाई, इसका ऑप्शन जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये ऑप्शन जाएगा बी। कहाँ गया ये, दो बी ऑप्शन है, 383 नंबर का ऑप्शन है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, 383 नंबर। वायरस की फुल फॉर्म है यार। अब देखो थोड़ा वायरस देखो, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का तात्पर्य होता है वाइटल या विटल बोलते हैं इनको, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वायरस क्या होता है भाई, अपने कंप्यूटर के अंदर ये भी है, वायरस भी क्या है, एक प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं भाई, ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक होता है फफूंद, बैक्टीरिया या आईसी, ये लो अभी अभी मैंने बताया था। कंप्यूटर वायरस क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो होते हैं, ये फफूंद वफूंदन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते रहो भाई। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ठीक है, वायरस बोलते हैं। कहाँ आएगा, MPSC में आ रखा है। आगे चलो भाई, अब देखो ये क्रिपरन, ये सारी यहां दे रखी, ये पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊंगा सारी चीजें। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है, प्रोग्राम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एंड होता है या प्रोग्राम होता है, बताओ भाई। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है भाई, कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो फिजिकल या भौतिक पार्ट होते हैं उनको हार्डवेयर बोला जाता है। प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो वायरस खुद क्या है, एक फैलने वाला वायरस, वायरस खुद क्या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। और लेकिन वायरस खुद क्या एक प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोग्राम को जानी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि भाई वायरस के अंदर प्रोग्रामिंग की रहती थी, प्रोग्राम होती है कि नहीं होती है, तो प्रोग्रामिंग होती है तो मतलब क्या है, प्रोग्राम होती है तो मतलब सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, इसको अपन प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई आपको 3 बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान रख लेना, ठीक है। कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो शिव की प्रतिलिपि बना सकता है, ठीक है। ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता नहीं, उपयुक्त दोनों नहीं, ऑप्शन ए सही, ठीक है। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, फायरवॉल नहीं, विनाशिक विनाशक प्रोग्राम भाई। वायरस क्या है, विनाशक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलो। आप सोचोगे कि सर थे तो जल्दी जल्दी आंसर ठोक रहे हो कि समझाओ ही कौन, इनमें समझाने वाली बात ही कौन नहीं रहे यार, ठीक है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है नवीनतम वायरस, प्लेग वायरस, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो वायरस का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, यह ध्यान रख लेना। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित या इन्फेक्ट करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में हो सकता है, वो क्या कहलाता है, वॉर्म, WORM। राइट वंस रीड मैनी, एक बार इसको लिख दो, वॉर्म, क्या होगा, वॉर्म, ठीक है ना।
एक सेकेंड भाई, इसका ऑप्शन देखो, वापस देखो, इसमें वायरस ऑप्शन में है क्या? एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित या इन्फेक्ट करने की योग्यता होती है, ठीक है, तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में हो सकता है। भाई यहाँ पर एक आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये 390 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने एसएससी में पूछा था। अगर भाई जिन्होंने बुक ली हैं वो अगर देख रहे हैं तो देख लेना। अब देखो, ऑप्शन में वर्म और वायरस दोनों है, वर्म और वायरस दोनों है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जब वायरस ऑप्शन में नहीं होता ना, तब तो अपन वर्म कर देते, लेकिन वायरस ऑप्शन में है तो इसलिए अपने को वायरस करना पड़ेगा। लेकिन वर्म भी क्या होता है, एक क्या होता है, एक ऐसा ही वायरस होता है। अब ये वायरस, वर्म, ट्रोजन, ये सारे किसके टाइप है? मालवेयर के टाइप है। किसके टाइप है? मालवेयर के टाइप होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे किसके टाइप होते हैं? मालवेयर के, मालवेयर के टाइप होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें भाई ऑप्शन जाएगा बी, वायरस सही होगा, ठीक है। वापस देख लेना थोड़ा सा। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? फायरवॉल क्या होता है, देखो, यह भी एक एंटीवायरस के जैसे ही कार्य करता है। फायरवॉल क्या होता है? एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछे ऐसी एक डिवाइस का नाम बताओ जो हार्डवेयर भी हैं और सॉफ्टवेयर भी हैं, तो आपको क्या बताना है? फायरवॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है? फायरवॉल है। अब अनाधिकृत आक्रमण, डेटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण, वायरस आक्रमण। फायरवॉल क्या करता है? अनऑथराइज एक्सेस, अनाधिकृत आक्रमण यानी अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है आपको, यह ध्यान रख लेना। ये देखो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तथा दोनों के संयोजन से क्रियान्वित किया जाता है फायरवॉल को, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? अब देखो, फायरवॉल का एक क्या उद्देश्य है, यह चीज़ आपको यहाँ समझनी है थोड़ी सी, कि भाई फायरवॉल का क्या उद्देश्य है, ठीक है। आज क्वेश्चन काफ़ी हो गए यार, 1.5 घंटा लगभग हो गया है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अभी खत्म कर देंगे अपना, ठीक है। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या मतलब है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, एक नेटवर्क को आबंधित पहुंच की अनुमति देना गलत, ये नेटवर्क के डेटा को बैकअप तैयार करना नहीं। अब देखो, फायरवॉल को समझो एक, मतलब कि फायरवॉल में एक बार मैं समझा देता हूँ, अब की बार फायरवॉल का क्वेश्चन आते ही नहीं समझूंगा। फायरवॉल का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से अगर आप कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, ये अपना एक कंप्यूटर है, यूज़र यहाँ से डेटा एक्सेस करेगा, फायरवॉल से गुजर के जाएगा, फायरवॉल चेक करेगा भाई ये आदमी ऑथेंटिकेट है या अनऑथराइज है। अनऑथराइज होगा तो उसको डेटा एक्सेस करने की अनुमति देगा ही नहीं। मतलब कि एक नेटवर्क के, अब इस एक नेटवर्क, अब ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब यूज़र इस कंप्यूटर के पास आकर इस नेटवर्क से डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, एक नेटवर्क को अनाधिकृत, अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज यूजर से बचाने के लिए फायरवॉल का काम किया जाता है। फायरवॉल जो क्या करता है, वायरस से संक्रमित होने से बचाता है। लेकिन अगर पहले से वायरस है ना, तो फायरवॉल कोई भी कार्य नहीं करेगा। फायरवॉल एक दीवार के जैसे कार्य करते हैं, दीवार होती है बीच में, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। तो देखो क्या है, एक नेटवर्क के अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना मतलब रोकना, ठीक है। ये थ्योरी पढ़ते रहना, सारा का सारा इसमें आ जाएगा भाई। अगर ज़्यादा, अगर किसी को थ्योरी और समझनी है तो पढ़ लेना, बुक मंगवा लो, 30 रुपये की बुक है, कंजूस पाना मत करो इतना, ठीक है। ये कर लिया क्या? हाँ, ये कर लिया ना सारे क्वेश्चन तो, ठीक।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ से करने अपने को 393 नंबर क्वेश्चन है। चलो, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS डोस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम, अब एक वायरस आया था 1991-92 के आसपास। इसने डेट वेट सारी दी है। MPPS का क्वेश्चन है, प्री 2008 में आया था। अब ये पूछ रहा है कि भाई जो उस समय जो वायरस था वो वायरस कौन था? तो वायरस का जो नाम था 2000 क्या सॉरी 1992 में आया था 6 मार्च 1992 को। उस वायरस का नाम था माइकल जैक्सन। क्या नाम था? माइकल जैक्सन। ये रहा देखो, माइकल एंजिलो था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। माइकल जैक्सन मैं बोल रहा हूँ, माइकल जैक्सन मत समझ, माइकल एंजिलो, ठीक है। ये ध्यान, ब्रेन भी एक वायरस है, फ्राइडे द प्रिंट ये भी वायरस है, ये सारे वायरस के नाम है। ये माइकल जैक्सन याद रखना 1992 में आया था, ठीक है। MS डोस के ऊपर अटैक किया था इसने। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया एक स्टक्सनेट वर्म है। अब ये एक वायरस का नाम आया है, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा है स्टक्सनेट। अब देखो, ये कुछ कुछ जो वायरस के नाम होते हैं ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि स्टक्सनेट भी थोड़ा सा वो वाला था। ये क्या बताऊं मैं आपको, मतलब कि लोगों में डर पैदा करने वाले थे। तो ये क्या है, एक देखो, इंटरनेट कार्य को गति प्रदान करने का एक हार्डवेयर है, ठीक है। नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है, ठीक है। मेलिकसस प्रोग्राम है, ठीक है। हैकिंग को अप्रभावी बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, गलत। BPO का कार्य लेने की विधि, गलत, ये भी गलत। मेलिकसस प्रोग्राम मतलब यही है अपना कि क्या है, कंप्यूटर को पकड़ा गया था। स्टक्सनेट वर्म क्या है, तो एक मेलिकसस प्रोग्राम था, एक वायरस के जैसा कार्य कर रहा था। और मेलिकसस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? मालवेयर। आपसे पूछे मालवेयर क्या है, मेलिकसस प्रोग्राम मतलब द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, हानिकारक प्रोग्राम। वानाक्राई पेंटिया होरो इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? वानाक्राई क्या है? अब देखो, वानाक्राई भी इंपॉर्टेंट चीज था एक। वानाक्राई क्या है? वानाक्राई एक साइबर आक्रमण था, साइबर अटैक था एक, जो लगभग 2017 के आसपास में हुआ था, पूरे विश्व भर में हुआ था। वानाक्राई एक वायरस का नाम था, साइबर अटैक था, 2017 में हुआ था। देखो ऑप्शन में क्या है, क्या इसके बारे में कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है वानाक्राई। हाँ, वानाक्राई क्या है? साइबर अटैक है, ठीक है। वानाक्राई मई 2017 में, मैंने अभी बताया था, विश्व भर में हुआ था, एक साइबर हमला था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर संचालित होने वाला एक कंप्यूटर को निशाना बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमला किया था। अमेरिकन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से चुराए गए साइबर हथियार इंटरनल ब्लू से किया गया था, तथा पेंटिया भी एक प्रकार का रैनसमवेयर था। तो पेंटिया, वानाक्राई, ये सारे के सारे क्या है? साइबर अटैक्स थे। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? पेगासस, अब जो पेगासस था वो किस देश में किया गया था? तो देखो, इजराइल, ब्राजील, रूस, चीन। अब जो पेगासस था, ये पेगासस क्या, पेगासस आप देखते हो क्या, एक डायग्राम बना हुआ कभी कभी। पेगासस क्या होता है? देखो, ये जो अपने इतने में आपको वायरस के नाम बता रहा हूँ, ये एक खोपचा बनाओ कॉपी में, और एक खोपचे के अंदर क्या करो, एक खोपचे के अंदर जो है वायरस के नाम लिख करके देश का नाम, डेट के नाम लिख लो। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये कहा, पेगासस जो है ना एक इजराइल का था। भाई भाई रुक रहे, क्या है? इजराइल में आया था, ए ऑप्शन, ठीक है। MS डोस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वो है। MS डोस का विमोचन कर दो भाई, अभी MS डोस क्या है? एक 1981, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको लाइनेक्स पूछे तो 1991 बताना है,
ठीक है। एम एस डोस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित या निर्गम कब किया गया था? तो 1990 में, विंडोज 1990 में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और विंडोज का लेटेस्ट वर्जन 2021 में विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, ठीक है। विंडोज माइक्रोसिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, लगा लो ऑप्शन है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था आईबीएम द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्टार लगा रखा है, ठीक है। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं बहुजन। मतलब क्या है? मल्टी यूजर। तो यूनिक्स है क्या? यूनिक्स, वीएलएसआई, यूटीए, तो इसमें क्या है? यूनिक्स आ गया भाई अपने ऑप्शन में। मैंने पहले आपको क्या बताया था? यूनिक्स, लाइनक्स, मल्टी यूजर, ठीक है ना, यूनिक्स, ठीक है। और यूनिक्स कब डेवलप किया गया था? तो 1969 में। यह भी ध्यान रखना, 80 एंड बेल लैब में, यह थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये नीचे व्याख्या में सब दे रखा है, AT&T लैब वगैरह, ये सब मल्टी यूजर वगैरह सारी दे रखी है। बुक लेनी पड़ेगी 30 रुपए में। आप सोच रहे हो कि सारा कुछ यहीं समझा दूं ऐसे ही बिना फ्री में? इतना फ्री में तो नहीं यार, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़ो। 30 रुपए में ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं देगा आपको। निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, जावा, जावा है क्या? एक मर जावा तेरे बिन मैं मर जावा, है वो वाली जावा नहीं है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आगे ऑप्शन और देख लो, जावा तो एक जावा, ओरेकल, एमएस ऑफिस। अब देखो, जावा की एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एमएस ऑफिस क्या है? ओरेकल डेटाबेस है। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रख लेना। तो उसका ऑप्शन क्या था? यूनिक्स, ठीक है। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम्स के संबंध में क्या सही नहीं है? GNU देखो, इसका फुल फॉर्म है GNU इज नॉट यूनिक्स, ठीक है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, सही नहीं है, ठीक है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। GNU, अब देखो GNU, हमने सब लोगों ने नाम सुना, एक GUI सुना है। सर जी ये GNU का तो नाम हमने सुना ही नहीं था, और आप बता क्या रहे हो? GNU क्या एक, इसका फुल फॉर्म है GNU इज नॉट यूनिक्स, सही है, ठीक है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, सही है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, यह भी सही है। ये यूनिक्स के साथ में कॉम्पिटेबल नहीं है, मतलब नहीं है, कॉम्पिटेबल था ये यूनिक्स के साथ में, तो ऑप्शन डी सही जाएगा। ये देख करके ये ठोकते लोग, यहाँ आके रुकते हैं कि या तो ये सही है या ये सही है, दोनों में एक ठोक देते हैं। तो या ये सही है ये गलत है, ये यूनिक्स के साथ में कॉम्पिटेबल था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसकी व्याख्या इतनी दे रखी है, 30 रुपए लगेंगे आपको व्याख्या पढ़ लेने के लिए, नहीं तो यहां देख लो। अब सारी मैं इतना नहीं बताऊं भाई। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। स्मृति मतलब क्या है? मेमोरी, हाँ, डेटा को स्टोर करने के संग्रहण डिवाइस, संग्रहण डिवाइस, संग्रहण युक्ति। सेमीकंडक्टर होती है, मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल होती हैं, सर्वर नहीं होती हैं भाई, सर्वर नहीं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन लगा देना 1 2 4। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर वोल्टेज के द्वारा नहीं, बिट्स के द्वारा भाई। और कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई मापने की बिट्स, ठीक है। और मेमोरी में संग्रहण युक्ति सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? जियोबाइट, जियोबाइट सबसे बड़ी पूछे तो। बिट समूह होता है 0 और 1 का, यह भी ध्यान रख लेना।
द्विआधारी बाइनरी संख्या है 0 और 1, ऑप्शन होगा तो देख लो, 0 और 1 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। अब संख्या 7 कैसे लिखी जाती है मैं समझा देता हूं। देखो बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है वो देखो, 1 2 4 8। मेरे को यहां पे 7 बनाना है, 7 बनाना तो मैं क्या, एक 4 लूंगा, 2 लूंगा, 1 लूंगा, ये नहीं लूंगा, जिसको लेना है उसके नीचे 1 लिख दूं तो क्या है 0 1 1 1। अब बताओ मेरे को किसी भी संख्या के आगे अगर कितने भी 0 हो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। 3 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब देखो तरीका मैं बता देता हूं आपको, 1 2 4 8, ठीक है 16 32 ऐसे डबल लिखते हुए चलना है। जो संख्या पूछ रखी है वो यहां से नंबर देख के बना देने, कोशिश करना है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको पूछे हैं कि भाई कुछ और बनाओ, आप यहां से बड़े नंबर लेते ही नहीं और छोटे छोटे नंबर लेके वो बना दे, नहीं, कोशिश करनी है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहले लेनी है। लार्जेस्ट वैल्यू से नहीं होके बनता है तो छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने अच्छे से बता रखा है स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट या सेकंड डे के टाइम। क्लास से देख लो, सारी देखोगे तब पता चलेगा, नहीं तो हवा में कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि हर एक पर्सन की मैं हर बार व्याख्या करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कुछ भी बोल दो। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है, 2 अंकों की बनी होती है। ठीक है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की, 2 अंकों की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का मतलब क्या होता है, देखो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। अब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड कौन सा होता है, देखो 5211 या 8421 या ग्रे कोड या बाइनरी कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड पूछे आपसे तो आपको बताना है 5211। देखो 3211 2421 5211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है क्योंकि इनके वेट का योग 9 है। जैसे कि 2 4 2 1 कितने हो गए, 9 हो गए। 5 2 1 1 कितने हो गए, 9 हो गए। इसका वेट का मतलब होता है ये जो ऊपर 5 2 1 1। अब 3 3 6 3 9, 4 2 6 3 9, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो जिसका योग जो है 9 होना चाहिए। वहां है क्या 9 ज्यादा है, नहीं 9 ही होना चाहिए। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है, द्विआधारी अंक का योग कितना होता है। तो अब देखो 0 होता है क्या, नहीं, 0 तथा कैरी के रूप में 1 सही है। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न देखो। आप बोलोगे सर आज तो धुआं ही काट दिया थे, धुआं ही काट दूंगा भाई मैं, धीरे धीरे इतना कितना दिन में बताऊंगा भाई। हैं भाई बुक परचेस कर लो, फायदे में रहोगे। ऐसा बढ़िया प्रिंट निकाल के रख लो, आपके पास में काम आएगा। ये देखो इस तरह का प्रिंट निकाल के रख लो, ये अपनी बुक है। ठीक है, ई बुक है, ऐसा प्रिंट निकाल के रख लो। 1000% है, 7 दिन में संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लोगे कंप्यूटर का। जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए आप सीधा सीधा 100% सही करोगे। बस 101% आप ही सही करोगे और कोई सही नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, 1 बाइट किससे बना होता है, 8 बिट से। ठीक है, किससे बना होता है, 8 बिट से। एक होता है 4 बिट से मिलकर क्या बनता है, निबल बनता है। क्या बनता है, निबल। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, 8 बिट के समूह को कहा जाता है 1 बाइट। ठीक है, उत्तर आप ही लगा लेना। 1 बाइट में होती हैं 8 बिट, लगाओ। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8। सेम प्रश्न 2 बार आ गया, सॉरी गलती हो गई, माफ करना। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में 1 केबी में कितने बिट्स होते हैं। ठोको इसका आंसर। अब ठोको इसका आंसर, ये मेरे को बताना ही पड़ेगा। अब देखो 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, बिट्स को छोड़ो, 1 किलोबाइट में बाइट कितने होते हैं, 1024। अब 1024 बाइट होते हैं, लेकिन ये क्या बिट्स। 1024 बाइट को मैं, 1 बाइट में मेरे पास बिट कितने होते हैं, 8। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8192।
ठीक है, 8192 ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं आया तो फोन करके पूछ लेना बुक लेने के बाद। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप होता है? बिट किसका छोटा रूप है? मेगाबाइट, बाइट, बाइनरी डिजिट का या बाइनरी नंबर का? अब देखो, बाइनरी नंबर और बाइनरी डिजिट, बिट कंप्यूटर की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। यह स्मृति एक बाइनरी अंक 0 और 1 को संचित किया जाता है प्रदर्शित किया। यह बाइनरी डिजिट बिट का अल्प रूप है। तो बाइनरी डिजिट जो होती है ना, बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप होता है बिट। और बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है भाई, आ जाएगा मजा। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है भाई? बिट में मापी जाती है, बाइट में मिलीमीटर से या मीटर से। तो भाई बिट्स में मापी जाती है शब्द की लंबाई, बिट्स में। अपन नहीं बोलते हैं भाई मेरा ये 32 बिट्स का प्रोसेसर है, 64 का है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो बस बोलते तो बात खत्म। 1024 किलोबाइट बराबर होते हैं 1024 किलोबाइट। 1 MB ऑप्शन में तो ठोको 1 MB, 1 MB ऑप्शन में। ठीक है, 1 किलोबाइट समान होता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है, ठोको ऑप्शन में सी। 1 किलोबाइट तुल्य है 1 किलोबाइट और 1 किलोबाइट समान है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है, 1024 बाइट। ठीक है, ठोको आंसर 1024 बाइट। अगला प्रश्न देखो, द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट के बी बराबर होता है। 1 के बी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर होता है या 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है? तो देखो पहले आता है बिट, बाइट, बिट, निबल, बाइट, के बी, एम बी। तो के बी किससे मिलकर बनता है? 1024 बाइट से। ठोको ऑप्शन है 1024 बाइट। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई, अभी मैंने बताया था बिट, बाइट, बिट, एफ। रुको, अभी यहाँ आपके ठोकते हैं। सबसे पहले बिट एफ, फिर आएगा बिट के बाद में बाइट है क्या ऑप्शन में? एफ बी। बाइट के बाद में किलोबाइट ए, फिर के बी के बाद में एम बी है क्या ऑप्शन में? सी। फिर एम बी के बाद में जी बी ई, फिर टेराबाइट। ये लो एफ बी ए सी, एफ बी ए। ये सी सी 2 बार क्यों लिखा भाई मैंने? एक ही सी होगा ना। एफ बी ए सी डी, इतना ही है ना क्या नाम? या कोई ऑप्शन में छूट गया? ई छूट गया ना अपना। ई क्या है? गीगाबाइट। या देखो भाई, रुको रुको रुको, इतनी उतोड़ ना करूँ भाई, ज़्यादा उतोड़ूगी, थोड़ा धीरे रखो। देखो वापस देखो, बिट। ठीक है, बिट के बाद में बाइट आ गया, बाइट के बाद में किलोबाइट आ गया, किलोबाइट के बाद में आ गया मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आ गया अपना गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में आ गया टेराबाइट। एफ बी ए सी, एफ बी ए सी ई डी, ये लो ऑप्शन में। ठीक है, ध्यान रख लेना। मतलब कि इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट। डी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ठोको। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो भी आप ठोक दोगे आंसर। आ जाया मजा। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। ओए ले, अबे तो मेरा दिमाग ही खराब हो गो। 10 लाख बाइट भाई साहब थे। मैंने 1024 बाइट को पूछता तो मैं बताता थे तो यार आंगली पकड़न पूरी पकड़ो। 10 लाख बाइट इतो मैं कद कैलकुलेशन करूं भाई, इतो मैं कद कैलकुलेशन करूं? अभी तो बात सही है कौन नहीं भाई कि यार इतो कैलकुलेशन करूं मैं, जने तो बेड़ा पार हो जाए नहीं। बताओ भाई, 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं? तो देखो, अब देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं बता देता हूं। 1 किलोबाइट में 1024, 1 KB में 1024 बाइट होती है। ठीक है, अब देखो 1024 बाइट होती है, इस 1024 को वापस मल्टीप्लाई करो भाई। 1024 बाइट मिलकर क्या बनता है? 1 KB, और 1 KB में कितने होते हैं? अब 1024 KB मिलकर क्या बनता है? 1000
24 के भी मिलकर क्या बनता है, 1 एम भी बनता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना क्या आ रहा है आंसर, 1 एम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 1 एम भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है 1 लाख के पास में अगर ये वैल्यू जा रही है तो आपके आंसर आएगा मेगाबाइट। कर लो आप मल्टीप्लाई, मेरे को पता है 1024 इंटू 1024 लगभग 10 लाख के आसपास वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, यूनिकोड इनकोड परियोजना, यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स एक वर्ण अथवा अंक को कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती हैं। यूनिकोड 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 जो होती है ना भाई, 2 बाइट्स के रूप में, कितना, 2 बाइट्स, याद रख लेना। ऑप्शन में कितना है, 2 बाइट्स है क्या, 2 बाइट्स, अच्छा 2 बाइट्स है ही नहीं ऑप्शन में, तो बाइट्स याद दो भाई, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स इक्वल 16 बिट होता है कि नहीं होता भाई, बताओ, इतना तो थे ही पटियोड़ा हो कर नहीं हो, तो 16 बिट ये रहा ऑप्शन में ए। ठीक है, 2 बाइट बराबर 1 बाइट में कितना, 8 बिट, 8 दूनी 16। ठीक है, सूचना का मूल मात्रक होता है, सूचना का मूल मात्रक बिट, बाइट, गीगाबाइट, क्वांटम बाइट। सूचना का मूल मात्रक क्वांटम बाइट, गीगाबाइट, बाइट्स या बिट। अब एग्जाम हॉल में ये कहाँ पूछा है, झारखंड में पूछा है कि भाई सूचना का मूल मात्रक क्या होता है, तो सूचना का जो मूल मात्रक होता है वो क्वांटम बाइट होता है। क्वांटम यानी सबसे छोटा क्वांटम बाइट होती है। ठीक है, सूचना का मूल मात्रक। यार मेरे को वापस यहाँ आना पड़ता है ये बार बार चेंज करने के लिए। क्यूबाइट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है। क्यूबाइट क्वांटम बाइट होता है। ठीक है, क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणना, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या बेतार संचार प्रौद्योगिकी। क्वांटम बिट क्वांटम होती है, क्वांटम गणना। तो कहाँ है ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, 226 में ऑप्शन बी। 227 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, जावा सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी। दोनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है ना, क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। लास्ट पर्सन है भाई, एक कंपनी के कर्मचारी, लास्ट तो कहा पर्सन ही पर्सन पड़े, 1000% है अभी तो, रुको जरा सब्र रखो। एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है। भाई एक कंपनी के कर्मचारी, देख समझो, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का प्रकार, मतलब कंपनी लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो लोकल एरिया नेटवर्क होगा इसका आंसर। तो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय तो स्कूल या हवाई अड्डे जैसे भवनों के छोटे छोटे लघु भौतिक क्षेत्रों का आवर्त करता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक छोटा सा एरिया लोकली, एक कंपनी, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक अपना छोटा सा ऑफिस हो सकता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बुक मंगवा लो, अभी फायदा है, फायदे में रहोगे। मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा तुम्हारा ही है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। 30 रुपये की बुक है, ई बुक है, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, आपको प्रिंट आपको निकालनी पड़ेगी। संपूर्ण डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। तो फिर अभी हमने डे 3 तक क्वेश्चन कर लिए, लगभग 428 क्वेश्चन कर लिए। इसके आगे के पर्सन है जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।